डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। बीएससी के बाद आप एमएससी में एडमिशन लेंगे, और अगर आप एमएससी किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, किसी टॉप यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, लाइक बनारस यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो आपको CUET पीजी का एग्जाम देना रहता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट। पहले एग्जाम जो है वो सेपरेट अलग अलग यूनिवर्सिटी कराते थे एडमिशन के लिए। अब एक आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना है, और जिसके थ्रू आप जो है उन इंस्टीट्यूट में या उस टॉप की यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं फॉर योर एमएससी प्रोग्राम। तो जो CUET पीजी एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करा रहा है, जिसमें आपके ड्यूरेशन रहेगा एग्जाम का, वो 90 मिनट रहेगा। 1.5 घंटे का पेपर रहेगा, क्वेश्चन पेपर। और सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो सब्जेक्ट के होंगे। 75 क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 75, एंड मार्क्स रहेंगे, टोटल मार्क्स 300 मार्क्स। 75 क्वेश्चन 300 मार्क्स के, एंड ऑल क्वेश्चंस आर फ्रॉम द सब्जेक्ट जूलॉजी सब्जेक्ट। तो जो इस ईयर CUT पीजी एग्जाम कंडक्ट हुआ 2025 में, इनके आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ टेम्पलेट DNA फॉर mRNA विथ सीक्वेंस? तो mRNA का सीक्वेंस यहाँ दे रखा है 5' to 3', और टेम्पलेट DNA का सीक्वेंस पूछा है। mRNA के अपोजिट डायरेक्शन में होता है टेम्पलेट DNA, दैट इज 3' to 5' डायरेक्शन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, which type of polymerase activity is shown by enzyme telomerase? तो टीलोमरेज एंजाइम किस टाइप की एक्टिविटी शो करता है? इट इज RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज एक्टिविटी। जो क्रोमोसोम का जो एंड होता है वहां पर DNA का रेप्लिकेशन करता है टीलोमरेज एंजाइम। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ द ग्रोथ मीडियम of a bacterial strain contain both glucose and lactose, how does it affect the lac operon? बैक्टीरिया के ग्रोथ मीडियम में अगर लैक्टोज भी है, ग्लूकोज भी है, तो ये कैसे अफेक्ट करेगा बैक्टीरिया की ग्रोथ को? यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। सो ऑप्शन सी, कैप प्रोटीन डज नॉट बाइंड लैक प्रमोटर, एंड ऑप्शन डी, रिप्रेसर डज नॉट बाइंड लैक ऑपरेटर। सी एंड डी बोथ आर करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, which one of the following correctly describe role of signal recognition particles? SRP particles कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, एड इन द डिकोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कैरिड बाय सिग्नल पेप्टाइड फॉर द सीक्रेटरी प्रोटीन्स। तो ऑप्शन फर्स्ट इज दी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। जो सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल होते हैं साइटोप्लाज्म में, वो एन टर्मिनस एंड पर सिग्नल पेप्टाइड से बाइंड करते हैं ऑफ द सीक्रेटरी प्रोटीन्स। Yes, question number 5. Is one of the following most stable DNA configuration under normal physiological condition? Most stable DNA कौन सी हमारे अंदर? BDNA होता है। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, BDNA। ADNA and ZDNA is less stable. Next question number 6. Arrange the following cell cycle in correct order of their occurrence. सेल साइकिल के स्टेजेस है, इनको करेक्ट ऑर्डर में रखना है। सबसे पहले G1 फेज आती है, उसके बाद S फेज आती है, देन G2 फेज आती है, देन M फेज आती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 6 का ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट 1 में टाइप ऑफ कैंसर दिया है, एंड लिस्ट 2 में टिश्यू इन्वॉल्व दिया है। तो कौन से टिश्यू से किस टाइप का कैंसर होगा? तो कार्सिनोमा कैंसर, इपिथेलियल,
टिश्यू इन्वॉल्व होता है। कॉन्ड्रोमा कैंसर में कार्टिलेज टिश्यू इन्वॉल्व होता है। सार्कोमा कैंसर में मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। माइलोमा में ब्लड कैंसर जो होता है वो माइलोमा से रिलेटेड है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। The approximate diameter of actin filament is 8 nanometer. एक्टिन फिलामेंट का डायमीटर 8 नैनोमीटर होता है लगभग। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ भी दो लिस्ट दी है। लिस्ट 1 में है माइटोकॉन्ड्रियल कंपार्टमेंट एंड लिस्ट 2 में है एंजाइम्स प्रेजेंट। तो मैट्रिक्स में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? सिट्रेट सिंथेटेज प्रेजेंट होता है। इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है एटीपी सिंथेटेज। स्पेस बिटवीन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है एडिनालेट काइनेज एंजाइम। एंड आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है मोनो एमीन ऑक्सीडेज एंजाइम। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। Which of these are executional caspases? Caspase 3, yes. Caspase 6, yes. Both caspase 3 and caspase 6 are executory caspase. So option first is the correct answer. Next question number 11. Which larval form of Fasciula hepatica has a motile tail? तो मोटाइल टेल किसमें पाया जाता है? सर्केरिया लार्वा में टेल प्रेजेंट होता है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। In the life cycle of Plasmodium, once the sporozoite enter the blood of host, it invade the hepatic portal system, resulting in occurrence of changes in the host body leading to malaria. मलेरिया का पैरासाइट है प्लाज्मोडियम। तो इससे कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है ये पूछा गया है। सो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। Sporozoite enter the hepatocyte and divide by cytogeny? Yes. Inside RBC, micrometacryptozoite becomes rounded and modify into young tropozoite? Yes. As the tropozoite grow in size, a central vacuole developed so that nucleus is pushed one side. Yes, correct option है। Option D है in amoeboid stage the small red eosinophils granules appear in the cytoplasm of host corpuscles. Option D is also correct. So question number 12 का जो है तीनों ऑप्शन ए बी सी डी तीनों करेक्ट हैं। ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 3। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चारों ऑप्शन ठीक है यहाँ पर ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 13। During the process of conjugation in the paramecium, how many daughter paramecia are formed? कंजुगेशन में दो पेरेंट्स स्टार्ट करते हैं कंजुगेशन और लास्ट में 8 डॉटर पैरामेसिया बनते हैं। ऑप्शन थर्ड इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14। Which one of the following is a larval form of jellyfish? जेलीफिश की लार्वल फॉर्म कौन सी है? एफाइरा। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर लिस्ट दिया है टाइप ऑफ सेल इन पोरीफेरा लिस्ट 1 में एंड लिस्ट 2 में दिया फंक्शंस। तो हमें मैच करना है। जो कॉलर सेल्स होती हैं पोरीफेरा में जिनको हम कोएनोसाइट सेल्स भी बोलते हैं, इनका फंक्शन होता है स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन करना, हेल्प टू फॉर्म स्पर्मेटोसाइट। ट्रोफोसाइट का फंक्शन है
स्पेशल नर्व सेल्स होती हैं ट्रोफोसाइट सेल्स। पिनोसाइट सेल्स जो होती हैं लाइन द स्फिक्टर्स। एंड टिशोसाइट का फंक्शन होता है क्वेश्चन नंबर 15 का। टिशोसाइट का फंक्शन होता है आपका कॉलर सेल्स जिनको कोएनोसाइट बोलते हैं, इसका फंक्शन होता है स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन करना। देन ट्रोफोसाइट का फंक्शन होता है स्पेशल नर्व सेल्स होती हैं ये। पिनोसाइट का फंक्शन होता है लाइन द स्फिक्टर्स। एंड थिसोसाइट का फंक्शन फूड स्टोरेज करना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 16। In the life history and development of sea star, numerous larval forms are formed. Arrange them in the order of their occurrence. तो ऑर्डर लार्वल फॉर्म पाए थे सी स्टार में, डेवलपमेंट के टाइम पर इनको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पर डीप लार्वा पहले फॉर्म बनता है, उसके बाद बनता है वाइपनेरिया, देन बनता है ब्रैकुलेरिया। तो ए सी बी ऑप्शन सेकंड हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। Which one of the following belong to class Diplopoda? तो जूलस बिलोंग करता है डिप्लोपोडा को। क्वेश्चन नंबर 18। हाउ मेनी सोमेटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन दी सी एलिगेंस? सी एलिगेंट में 959 सोमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। How many different type of gametes can potentially be produced by an organism with the genotype दिया यहाँ पर AA कैपिटल V स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल c स्मॉल d स्मॉल d। तो गैमीट फॉर्मेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ गैमीट इक्वल टू 2 की पावर n। n होता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। यहाँ पर कितने हेट्रोजाइगस पेयर है? 1 पेयर, कैपिटल B स्मॉल b। 2 की पावर 1 हो जाएगा तो निकल के आएगा हमारा 2 आंसर। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गाइनेंड्रोमॉर्फ एंड इंटरसेक्स इन द ड्रोसोफिला? Intersexes are genetically similar throughout their bodies, whereas gynandromorph consist of two genetically different tissues. Option first is the correct answer. Next question number 21st। 21st में दो लिस्ट है। लिस्ट 1 में लॉ दिया है मेंडल्स के, जीन इंस्ट्रक्शन दिया है। लिस्ट 2 में रेशियो दिया है, जीन डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। हमें इनको मैच करना है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या करता है? जीन आर बताता है जीन आर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट मिक्सिंग। फर्स्ट जनरेशन में जो है टॉल और डॉर्फ का जब क्रॉस किया था मेंडल ने, फर्स्ट जनरेशन में सभी टॉल प्लांट मिले थे, लेकिन सेकंड जनरेशन में जो टॉल थे डॉर्फ प्लांट थे वो सेग्रीगेट हो गए थे और वहां पर 1:2:1 का रेशियो मिला था। यहाँ पर विदाउट मिक्सिंग। ऑप्शन बी है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसका क्या होगा? जीन ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली। ऑप्शन सी है कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन में हमें क्या मिलता है? 9.7 रेशियो मिलता है। डोमिनेंट इपिस्टेसिस में हमें मिलता है 12:3:1 रेशियो। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। Which of the following statement are true? Option first है when two or more genes coexist on the same chromosome, they may violate the principle of independent assortment. Yes, ये true है। Option B है positive interference occurs when the presence of one chiasma increase the possibility
of another chiasma? No. Wrong option है. Option C है the proportion of crossover never exceed 50%. Yes, correct. Option D, chi-square test can be used for segregation ratio and detection of linkage. So option 22 का D option is also correct. So option A, C, D. Option 4 हो जाएगा correct option. Question number 23. Based on the threshold range X by autosome ratio of 0.67. तो ड्रोसोफिला का सेक्स पूछा कैसा होगा? अगर X क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम का रेशियो 0.67 है तो उसका सेक्स होगा इंटरसेक्स. 0.5 होता है तो मेल होता है. पॉइंट अगर 1 रेशियो निकल के आता है एक्स और ऑटोसोम का तो फीमेल रहता है, और 0.5 से 1 के बीच में रेशियो होता है तो इंटरसेक्स होता है. तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. In a population under Hardy-Weinberg equilibrium, out of total 592 people, 40 people were affected by rare autosomal recessive disorder, whereas rest population was normal. तो यहाँ पूछा गया how many individuals in this population have heterozygous and how many are homozygous dominant. तो हार्डी वीनबर इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर. तो यहाँ पर पूछा है हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब पी स्क्वायर की वैल्यू एंड 2pq की वैल्यू मतलब हेटेरोजाइगस की वैल्यू. तो आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आएगा 233 एंड 315 रिस्पेक्टिवली. ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. लिस्ट 1 दिया जिसमें एवोल्यूशनरी पीरियड है, और लिस्ट सेकंड में जेनर ऑफ हॉर्स दिए हैं. तो किस पीरियड में कौन सी हॉर्स जेनरा प्रेजेंट थी? प्लिस्टोसीन में प्रेजेंट थे इक्वस. इको योसीन पीरियड में प्रेजेंट थे योहिप्पस. एंड मियोसीन में प्रेजेंट थे मेरिचिप्पस. ऑल्गोसीन में प्रेजेंट थे मीजोहिप्पस. तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. Which of the following phenomenon can lead to the microevolution? Natural selection, yes. Sexual selection, yes. Genetic drift, yes. यहाँ पर तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं. ऑप्शन ए बी सी. ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. Which of the following statements are correct about the phenomena of genetic drift? It occurs in a small population, yes. It leads to the loss of genetic variation within the population, yes. It तो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हैं. It does not change the allele frequency. Wrong option है. It occurs in the large population. Wrong option. Small population में होता है हमेशा genetic drift. तो ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. The increase in the peak depth of Galapagos finches, relative abundance of large seed is an example of directional selection. नेचुरल सिलेक्शन 4 टाइप का होता है जिसमें से किसका एग्जाम्पल है? डायरेक्शनल सिलेक्शन. ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. हाउ मेनी जॉ आर प्रेजेंट इन अरिस्टोटल लेंटिरन? तो अरिस्टोटल लेंटिरन किसका मेंबर है? आपका एकाइनोडर्मिटा का मेंबर है, और इसमें जॉ पूछे हैं तो कितने जॉ होते हैं? 5 जॉ होते हैं इसमें. ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. टेक्निक टू मार्क, release and recapture is a practical method for
estimating the endangered species in a population. So option first is the correct answer. Next question number 31. Any species that have been accidentally or deliberately transferred from their usual habitat to new habitat, उसको क्या बोलते हैं हम? एलियन स्पीसीज और इनवेसिव स्पीसीज. ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. The population showing relatively constant density around the carrying capacity. तो इस टाइप की पॉपुलेशन क्या बोलते हैं? के सिलेक्टेड पॉपुलेशन. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33. Which of the following statement is correct for mollisol? It is the fertile soil found in the low precipitation area. Option first is the correct answer. Question number 34. तो लिस्ट 1 दिया है जिसमें एक्ट दिए हैं, लिस्ट 2 में ईयर दिया है कब एक्ट आया है. सो यहाँ पर 34 में इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एक्ट कब आया? 1986 में आया है. द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट कब आया है? 1972 में आया है. वाटर एक्ट कब आया था? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एक्ट आया है आपका 1986 में. एंड द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट आया था 1981 में. वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट कब आया था? 1974 में. और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन एक्ट आया था 1972 में. तो यहां पर ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35. Arrange the given events to correct sequence in relation to the translation. जब ट्रांसलेशन होता है तो उसमें कौन सा स्टेप पहले होता है, इनको अरेंज करना है. तो सबसे पहले क्या होता है? एडिनाइलेशन होता है ऑफ द अमाइनो एसिड. देन रिक्रूटमेंट ऑफ राइबोसोम टू द एमआरएनए. देन करेक्ट पोजीशन ऑफ चार्ज टीआरएनए इनटू पी साइट. और लास्ट में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36. द डब्ल्यूबीसी काउंट ऑफ ए ग्रुप एथलीट इन ए टीम दिया है यहाँ पर 10 वैल्यू दी है 7,900, 9,000, 7,800. और इनमें हमें क्या करना है? कैलकुलेट द मीडियन डब्ल्यूबीसी काउंट. मीडियन वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो यहाँ पर पहले आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे इन वैल्यूज को, और फिर आप मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 प्लस n/2 प्लस 1. तो निकल के आएगा 6450. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. Which of the following statement not applicable to the mode of data set? It is affected by extreme value in the data set. It is not applicable. Option second is the correct option. Next question number 38. The number of fish catch each day by the fisherman के द्वारा 10 दिन तक फिश जो है पकड़ी गई हैं. यहाँ पर नंबर दिया है. तो पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है कितना होगा. तो जब स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आएगा 2.9. ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बिलोंग टू ओविपेरस मैमल्स ग्रुप? ओविपेरस मैमल्स कौन सा? जनरली मैमल्स जो होते हैं बेबीपेरस होते हैं, लेकिन प्लेटिपस कैसा एक एनिमल है? वो अंडा देने वाला एनिमल है ओविपेरस. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40.
How is the mean deviation calculated for a given data set? So dividing the sum of all deviations from the mean by number of observations in data set. Option 3 is the correct option. Next question number 41. Ciliated simple columnar epithelium located at, so it is located at bronchioles of respiratory tract and ventricles of brain. तो ऑप्शन ए एंड डी, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42. Which one of the following statement is applicable to the satellite cells? So these are satellite cells are flat cells surround the cell bodies of neurons in the peripheral nervous system. एक टाइप की जो ये जो है न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं जो सेल बॉडी को घेरती हैं इन दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में. ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43. The trigeminal nerve is the largest nerve with the following branches. तो trigeminal nerve से कौन सी ब्रांचेस निकलती हैं? ऑप्थेल्मिक निकलती है, मैक्सिलरी निकलती है, मैंडिबुलर निकलती है. तो बी सी डी, यहाँ पर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44. व्हाट इज फेरेटिन? फेरेटिन क्या है? इट इज एन आयरन स्टोरेज प्रोटीन इन द मसल्स फाइबर, इन द लीवर and macrophages of spleen. Option first is the correct answer. Next question number 45. Calculate the harmonic mean. हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है. डाटा दिया 10, 20, 40, 60, 120. हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? n डिवाइडेड बाई 1/x1, x2, x3. तो निकालेंगे तो यहां से निकल के आएगा आपका 25. ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46. व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस 4 स्टेप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन साइकिल इन द मसल्स? तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की जो साइकिल होती है इसमें 4 स्टेप दिया है. इसमें करेक्ट सीक्वेंस पूछा है. तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है? पहले एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी, उसके बाद अटैचमेंट ऑफ मायोसिन टू एक्टिन फिलामेंट, देन पावर स्ट्रोक जनरेट होगा और सबसे लास्ट में डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन फाइबर. तो 46 का ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47. अरेंज द फॉलोइंग एंजाइम्स ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल इन द करेक्ट सीक्वेंस. तो इसमें करेक्ट सीक्वेंस बतानी है. तो सबसे पहले हमारा एक्कोनिटेज एंजाइम होता है यूज सिट्रिक एसिड साइकिल में. उसके बाद होता है आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम कैटलाइज करता है. देन फ्यूमेरेट एंजाइम कैटलाइज करता है रिएक्शन को. सबसे लास्ट में कैटलाइज करता है मैलेट डीहाइड्रोजनेज इन दी सिट्रिक एसिड साइकिल. तो यहाँ पर ऑप्शन 4 इज दी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48. In glycolipid and sphingolipid, glycerol is replaced by amino alcohol. किस तरह की जाएगी? स्फिंगोसिन इज अमीनो अल्कोहल. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49. At low substrate concentration, the initial velocity of reaction is described at hyperbola. However, as its substrate concentration increase, the reaction saturate and reaches at plateau. Initially substrate concentration और एंजाइम के बीच जो कर्व होता है वो हाइपरबोला होता है और लेटर स्टेज में प्लेट्यू हो जाता है. कितना भी हम सबस्ट्रेट बढ़ाएं रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाता है, प्लेट्यू फेज आ जाती है. तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50. Cellulose is a homopolymer of beta glucose. Option second is the correct answer. Next question number 51. यहाँ पर लिस्ट 1 दिया है, इसमें अमाइनो एसिड का नाम है. लिस्ट सेकंड में उनका साइन दिया है, किस
अल्फाबेट से उनको रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, मिथ्योनिन को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? एम से रिप्रेजेंट करते हैं मिथ्योनिन। एस्पार्टिक एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एस्पार्टिक एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं हम डी से। लाइसिन को रिप्रेजेंट करते हैं हम के से। और हमारे पास पता ग्लूटामिन को रिप्रेजेंट करते हैं ई से। सो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 52। फिर से हमें पार्ट ऑफ मेजोडर्म दिया है और हमें बॉडी पार्ट क्या बनाता है वो लिस्ट दिया है, उनको इसको मैच करना है। तो इंटरमीडिएट मेजोडर्म क्या बनाता है? किडनी बनाता है। कॉर्डा मेजोडर्म से क्या बनता है? सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। पैराक्सियल मेजोडर्म से बनता है स्केलेटल सिस्टम। और लेटरल मेजोडर्म से बनता है नोटोकॉर्ड। सो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आई एम जेट एब्रीविएशन? आई एम जेट का फुल फॉर्म क्या है? इनवॉल्यूटिंग मार्जिनल जोन। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ yolk sac? डेवलपमेंट का क्वेश्चन है। इट एनेबल न्यूट्रिएंट अपटेक एंड डेवलपमेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑप्शन फोर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। In amphibia, gastrulation begin at dorsal blastopore lip. Option 4 is the correct answer. Next question number 56. Which one of the following zone is absent in pond ecosystem? Profundal zone is absent in the pond ecosystem. Option 3 is the correct answer. Next question number 57. फिर से हमें लिस्ट दिया जिसमें इंट्रैक्शन टाइप है और लिस्ट सेकंड में एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो हमें मैच करना है। यहाँ पर म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप किससे मिलता है? टर्माइट और ट्राइकोनिम्पा में। टर्माइट एक आर्थ्रोपोड है, ट्राइकोनिम्पा एक प्रोटोजोन है। इन दोनों के बीच में म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप प्रेजेंट होता है। कॉमन सेलिज्म हमें मिलता है इंटेस्टाइन मैन और एंटीवा कोलाई के बीच में। प्रोटो कोऑपरेशन आदमसिया एंड हर्मिट क्रैब के बीच में। एंटीबायोसिस मिलता है हमें क्लोरेला एंड डायटोम्स के बीच में। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो इसको करेक्ट सीक्वेंस क्या है? क्वेश्चन नंबर 58। सबसे पहले न्यूडेशन होता है, देन इकेसिस होती है, देन एग्रीगेशन, देन रिएक्शन। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। Which of the following statement are correct with reference to photochemical smoke? It is oxidizing agent, yes. It is formed by reaction between nitrous oxide and hydrocarbons, yes. It is reducing smoke, no. It is formed in the presence of UV radiation. So A, B and D is the correct option. यहाँ पर right option हो जाएगा option A. Next question number 60. Air quality index is measured using criteria pollutant. Which of one of the following not a criteria pollutant? तो CO2 जो है नेचुरली प्रेजेंट होता है, ये जनरली एयर पॉल्यूशन क्राइटेरिया में नहीं आता है। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। Which of the following factor can influence the process of weathering?
रॉक टाइप एंड स्ट्रक्चर यस, स्लोप यस, क्लाइमेट कंडीशन ऑप्शन 61, क्लाइमेट कंडीशन भी इफेक्ट करेगा, टाइम भी इफेक्ट करेगा, तो चारों ऑप्शन यहाँ पर ठीक है, ए बी सी डी, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, हमें लिस्ट फर्स्ट में रेप्लिकेशन एंजाइम ई कोलाई की दिए हैं, लिस्ट सेकंड में रेप्लिकेशन एंजाइम ह्यूमन के दिए हैं, दोनों में मैच करना है। सो बीटा क्लैम्प, बीटा क्लैम्प बैक्टीरिया का किसके सिमिलर होता है? बीटा क्लैम्प पीसीएनए, ह्यूमन में पीसीएनए एंड बैक्टीरिया में बीटा क्लैम्प। एसएसपी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो आरपीए ये सिमिलर होती है। गायरेज एंजाइम जो बैक्टीरिया का होता है वो टोपोआइसोमरेज फर्स्ट एंड सेकेंड ह्यूमन के सिमिलर होता है। डीएनए जी एंजाइम बैक्टीरिया का डीएनए पॉलीमरेज अल्फा के सिमिलर होता है। सो यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, monoclonal antibody differ from polyclonal antibodies in their properties reactive with specific। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी किससे रिएक्ट करती हैं? इपिटोप से रिएक्ट करती हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कभी भी पूरे एंटीजन से रिएक्ट नहीं करती, कुछ एंटीजन के कुछ पार्ट से रिएक्ट करती हैं, जिसको बोलते हैं इपिटोप। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ए ऑटोइम्यून डिजीज? तो इसमें से सभी ऑटोइम्यून डिजीज है एक्सेप्ट बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, इट इज ए न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, which of the following instruct abnormal or virally infected cell to commit suicide? It is the natural killer cells. Option first is the correct answer. Next question number 66, which of the following immunoglobulins is responsible for the allergy? It is the IgE antibody responsible for the allergy. Next question number 67, class first MSC molecule present peptide to which cell types? MSC class first present करता है peptide to the CD8 plus cytotoxic T cell. Option first is the correct answer. MSC second molecule present करता है CD4 helper T cell के लिए। Question number 68, which of the following best describe the innate immune response? It is an immediate and relatively broad acting response. Option first is the correct answer. Next question number 69, what are chemokines? They are specialized chemotactic cytokines. Option second is the correct answer. Next question number 70, which one of following best describe the application of DNA microarray to investigate the level of gene expression in a cancerous cell? तो डीएनए माइक्रोएरे यूज होता है हमारा जीन एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, what is the correct sequence of steps in genetic engineering or insulin production? करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी? सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऑब्टेन करेंगे कॉपी ऑफ इंसुलिन जीन को निकालेंगे, क्योंकि हमें इंसुलिन का फॉर्मेशन करना है। देन हम इंसुलिन जीन को इंसर्ट कर देंगे प्लाज्मिड में। उसके बाद हम इस प्लाज्मिड को इंसर्ट कर देंगे बैक्टीरिया में, और सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे? स्विचिंग ऑन जीन एक्शन। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन थर्ड हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, ए मल्टीपल क्लोनिंग साइट allow multiple choice for choosing restriction enzymes. Option third is the correct answer. Next question number 73, southern blotting procedure does not include digestion and separation of DNA fragment, ये होता है southern blotting में।
लाइगेशन ऑफ टारगेट डीएनए, नो। बाकी ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए को पहले सेपरेट करते हैं, उसके बाद मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करते हैं, यस। उसके बाद हम प्रोब से डिटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा नहीं होगा सदर्न ब्लॉटिंग में, लाइगेशन ऑफ टारगेट डीएनए इनटू क्लोनिंग वेक्टर। तो ऑप्शन सेकंड सेकंड हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म। एक्टोडर्म से जो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बनती है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 5 बिग एम्ब्रियो है, और उनको टॉप से बॉटम अरेंज करना, किस पार्ट से कौन सा जो है पहले बनता। अरेंज द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक ब्रेन चैम्बर्स इन ए 5 बिग एम्ब्रियो। कौन सा पार्ट ऊपर होता है, कौन सा नीचे होता है इन 5 बिग एम्ब्रियो में, इसको हमें अरेंज करना है। तो सबसे ऊपर जो होता है हमारा टेलेंसेफेलॉन होता है, उसके बाद होता है डाइनसेफेलॉन, देन मेजेंसेफेलॉन होता है, देन मेटासेफेलॉन, और सबसे नीचे माइलिनसेफेलॉन। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, 74 हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 75, लास्ट क्वेश्चन। which one of the following disease can be corrected by gene therapy? Sleeping sickness, no. Measles, no. AIDS, no. Cystic fibrosis can be corrected by gene therapy. So option 4 is the correct option. तो टोटल 75 क्वेश्चंस हैं एंड टोटल 300 मार्क्स एंड 1.5 आवर्स का क्वेश्चन है, 1.5 घंटे का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस जो है आपके अदर एग्जाम में भी हेल्प करेंगे। आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हैं या जो अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी आपके हेल्पफुल हैं।